This conference will now be recorded. आज हम फाइनेंस का टॉपिक है वो स्टार्ट करने लगे हैं। हमारे पेपर में इसकी जो वेटेज है वो 15 टू 25 मार्क्स तक की है। 15 टू 25 मार्क्स तक की वेटेज है। ये टॉपिक बिजनेस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ क्वांटिटेटिव मेथड के टॉपिक के अंदर ही नहीं, बाकी अकाउंटिंग के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस है। तो फाइनेंस को अच्छा पढ़ना बहुत जरूरी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और बाकी जो बाद में भी इसकी बहुत अशद जरूरत रहती है। तो फाइनेंस के टॉपिक को समझ के पढ़ना जरूरी है। अगर आप समझ के पढ़ लेंगे तो ये काफी आपके लिए आगे आसानी होगी। फाइनेंस का लफ्जी मतलब क्या होता है? अक्सर आपने एक वर्ड सुना होगा कि जनाब मुझे या किसी को एक फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। इस लफ्ज का क्या मतलब है? फाइनेंशियली प्रॉब्लम का मतलब है रुपया पैसे का मसला है। कंपनी के अंदर जब फाइनेंस का जिक्र होगा, बिजनेस का जिक्र होगा, तो उसमें भी वही चीज है कि जो कंपनी किसी से पैसे ले रही है या किसी को पैसे दे रही है, हम उसे कहते हैं वो कंपनी की फाइनेंसिंग हो रही है। ठीक हो गया? तो जो जैसे शानिम ने एक बड़ी प्यारी बात की कि रिलेटेड टू मनी, सिर्फ मनी से रिलेटेड नहीं, कोई भी चीज हम उसको मैयर मनी फॉर्म में करते हैं। कोई भी चीज हम मनी से रिलेटेड टू फंडिंग कह सकते हैं। फंड्स जो होते हैं, मनी आ जा सकता है, रुपया पैसा, मालो दौलत, चाहे वो रुपए मनी फॉर्म में हो या वो किसी भी फॉर्म में हो, हम उसे फाइनेंस कहते हैं। अब फाइनेंस का ताल्लुक हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड वो सीधा सीधा है किसी को पैसे देना या किसी से पैसे लेना। पैसे या पैसे की किसी और चीज की वैल्यू के हिसाब से भी पैसा, जैसे फर्नीचर है 10,000 का, तो हम उसे कहेंगे 10,000 की वैल्यू है उसकी। तो मेन हमने देखना है मनी फॉर्म में किसी भी चीज की वैल्यू। ओके होगी बात? फाइनेंस तो हो गया रुपया पैसा या कोई और चीज। फाइनेंस के अंदर जो इस्तेमाल चीज होती है वो मेन इस्तेमाल होती है बोरोइंग। किसी को पैसे दे देना या किसी से पैसे ले लेना। किसी को पैसे दे देना या किसी से पैसे ले लेना, दूसरे लफ्जों में या लोन। कोई भी और भी चीज हो तो उसको भी अगर उधार पे ले रहे हो या दे रहे हो, हम उसे कहते हैं कि फाइनेंस की टर्म्स इस्तेमाल होगी। अब इस बोरोइंग के अंदर एक चीज इस्तेमाल होती है जिसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट चीज क्या होती है? इंटरेस्ट जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है, एक बंदा किसी को घर रहने के लिए देता है, उसको इस्तेमाल करने के लिए देता है, तो उस घर का किराया लिया जाता है। एक बंदा किसी को अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने के लिए देता है, उस गाड़ी से किराया आता है। और सेम एज इट इज, अगर कोई बंदा किसी को पैसा इस्तेमाल के लिए देता है, उसका जो रेंट होगा उसे इंटरेस्ट कहा जाता है। तो रेंट ऑफ मनी यूज्ड। इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या बनी? रेंट ऑफ मनी यूज्ड, पैसा इस्तेमाल करने का जो रेंट है उसको इंटरेस्ट कहा जाता है। वैसे ये
आम सी डेफिनेशन है। दूसरे लफ्जों में एडिशनल अमाउंट ओवर मनी इन्वेस्टेड। रेंट की दूसरी इंटरेस्ट की दूसरी डेफिनेशन क्या है? एडिशनल अमाउंट ओवर मनी इन्वेस्टेड। सपोज दैट आपने बैंक को 100 रुपया दिया, उसने वापस आपको 120 रुपए दिए, तो ये एडिशनल अमाउंट जो वो दे रहा है दैट इज इंटरेस्ट। बैंक ने आपका 100 रुपया इस्तेमाल किया, उस 100 रुपए के बदले उसने आपको 120 रुपए वापस किए, तो जो उसने आपको एडिशनल अमाउंट पे की ओवर इन्वेस्टमेंट, वो आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट को मार्कअप भी कहा जाता है। ओके होगी बात? अब थोड़ी सी अगर आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, अगर आप लोग सुन रहे हो सारी चीजें, तो ऐसे ही एक छोटी सी बात करता हूं, फिर मैं वापस फाइनेंस की तरफ आता हूं। आपने किसी बंदे को 1000 रुपया उधार पे दिया, एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर आप उससे 1200 रुपए डिमांड करो ना, तो वो आपके ऊपर क्या फतवा लगाएगा पता है? वो फतवे का पता है? सुन रहे हो बात? अगर आप अपने दोस्त को 1000 रुपया उधार पे देते हो और एक साल बाद उसे कहो कि जनाब मुझे 1200 रुपए चाहिए, तो वो आपको क्या डिक्लेयर कर देगा वो आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अब जरा एक इंटरेस्टिंग बात गौर से सुने। अगर आप आज जिस बंदे को उधार दे रहे हो 1000 रुपए, आप उसे कहो कि जनाब इस टाइम एक जूते की वैल्यू, जूता आजकल आप लोग बड़े इस्तेमाल करते हो क्योंकि आपको जूतों की जरूरत भी रहती है, एक जूते की कीमत 1000 रुपया है। आप उसे कहते हो कि जनाब साल बाद ना मुझे ये जूता खरीद के दे देना, और अब वो जूता 1200 का है, तो अब आपके दोस्त को वो 1200 रुपया अब भी देना पड़ रहा है, लेकिन अब इसको वो सूद नहीं कहेगा। मतलब कि अगर आप 1000 के बदले 1200 लोगे तो आपके ऊपर फतवा लग सकता है, लेकिन अगर आप ये कह दो कि मेरे भाई मैंने ये जूता खरीदना था एक साल बाद, तो मैंने इसलिए पैसे इकट्ठे किए हैं या अभी मुझे चाहिए, तो ठीक है आप मुझसे ना ये 1000 रुपया ले जाओ, लेकिन ऐसा करना साल बाद मुझे ना 1000 रुपया वापस ना करना, बल्कि ये जूता लेकर दे दे। अब भी उसको 1200 लग पड़ रहा है, लेकिन अब वो आप पे फतवा नहीं लगा सकता। अब जरा एक और बात सुनो। ऐसे ही हम किसी का घर इस्तेमाल करें तो उसको रेंट देते हैं, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको। किसी की गाड़ी इस्तेमाल करोगे उसका भी आप रेंट पे करो, कोई कुछ नहीं कहेगा। किसी का पैसा इस्तेमाल करके उसके ऊपर रेंट दोगे तो फतवा लग जाएगा। कुछ तो है अजीब अजीब सा, और आपको भी लग रहा होगा अजीब अजीब कि मैं किधर जा रहा हूं। सैफुल्लाह ने कहा कि सर पैसे पे सूद होता है, चीजों पे नहीं होता। बिल्कुल आप सही कह रहे हो, पैसे पे ही होता है। लेकिन एक बात याद रखें, एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, छोटी सी। कुछ ना कुछ हमारी गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि हम बीइंग अ मुस्लिम, हम सूद के बारे में, क्योंकि हर बंदा तो नहीं जान सकता कि सूद क्या है, और कुछ और चीज भी है जो इस्लाम ने हलाल भी की है। इसके दरमियान में कोई फर्क होना चाहिए, और उसके लिए जहरी सी बात है, हम लोग ना एक्सेप्ट करते हुए घबराते हैं चीजों को, बहुत घबराते हैं। इसलिए हम पीछे रह गए हैं लोगों से, मुसलमान होने के
बस हम जनती हैं, दुआओं पे यकीन रखना, अमल काम करना, बहुत सारे हमारे अंदर फॉल्ट्स हैं। बंदा अब क्या करे, बंदा पढ़ाते पढ़ाते किसी और साइड पे चला जाता है कि चीजें बड़ी अजीब अजीब होती जा रही हैं हमारे साथ। जैसे आजकल फलस्तीन का मामला है, कश्मीर में काम चल रहा है, हर जगह मुसलमानों पर जुल्म ढह जा रहे हैं। इसके बैक एंड पे स्टोरी कोई नहीं समझ रहा। कुछ लोग थोड़ा ज्यादा दर्द फील करते हैं, कुछ लोग कम फील करते हैं, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि वजह क्या है। वजह पता है, हम लोगों ने इस्लाम एज आ नाम के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस्लाम में जिन चीजों की ममानत है, जैसे झूठ बोलना, हम थोक के हिसाब से बोलना शुरू कर दिए। मिलावट ना करना, हम ढेर सारी मिलावट कर रहे हैं, पता भी है। नाप तोल में कमी करना, चोरी करना, फहाशी, ये सारी चीजें हमारे अंदर अब शामिल है और हम सबको पता है। ये नहीं कि चोरी छुपे हो रही हैं, चोरी छुपे नहीं हो रही मेरे भाई, आम है। और ये किसी भी मुआशरे के लिए घटिया तरीन और चीप तरीन काम है कि जिस मुआशरे में हर बंदे को पता है गलत हो रहा है और सारे वो उस गलती को एक्सेप्ट करके बैठे, कोई उसके ऊपर बोल भी नहीं रहा। दूध वाला हमें कहता है कि पानी वाला दूध, कम पानी वाला लोगे तो ये रेट है, ज्यादा पानी वाला लोगे तो ये रेट है, यानी ओपनली मिलावट है और हम एक्सेप्ट करके बैठे हैं। तो और क्या चाहिए हमें, तो फलस्तीन क्या पता नहीं, हम तो पाकिस्तान की भी बस वो यानी वेट कर रहे हैं कि कौन आए हमारे ऊपर मुसल्लत होने। कुरान पाक में लिखा हुआ है, जब आप लोग ये चीजों से दूर हो जाओगे, मतलब अच्छी चीजों से दूर हो जाओगे, तो आप पर कोई गैर बंदा मुसल्लत किया जाएगा। और वो बारी बारी, हमारी बारी भी आनी है। कश्मीर में हो चुका है, काफी अरसे से चल रहा है, फिलिस्तीन में हो रहा है, पता नहीं अब हमारी बारी कैसे आती है, कब आती है, बस हम भी वेट कर रहे हैं। तो ये चीजें जब तक हम नहीं छोड़ेंगे, अब सूद भी बिल्कुल हराम है और हमारे मुल्क में उस पर कारोबार हो रहा है, लेकिन सूद के बारे में वैसे डिस्कशन हम कर सकते हैं एज अ लर्नर, हम बात कर सकते हैं। और अक्सर मैं एक बात करता हूं कि सपोज दैट आपके पास 10 लाख है, जो कि नहीं है, सपोज कर लो कि 10 लाख है। आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त आपसे 10 लाख ले लेता है, आपने 10 लाख इकट्ठा किया था एक, आपने प्लॉट खरीदने के लिए, अपने प्लॉट वाले के पास गए, वो कहता 10 लाख निकालो प्लॉट ले लो। लेकिन आपका एक बहुत ही अच्छा दोस्त, उसको जरूरत है पैसों की, वो आपसे कहता है मेरे भाई 10 लाख मुझे दे दो, 2 साल बाद मुझसे वापस ले लेना, या 1 साल बाद वापस ले लेना। आपने दे दिया, 1 साल के बाद वो बंदा आपके पास आता है और आपको 10 लाख दे देता है। आप प्लॉट वाले के पास जाते हो कि मुझे 10 लाख का प्लॉट दे दो, क्या वो प्लॉट वाला बंदा प्लॉट देगा? कभी भी नहीं देगा। अब वो बंदा 12 लाख का प्लॉट दे रहा है। अगर आप अपने दोस्त से 12 लाख मांगते हो तो वो आपको कहेगा कि जनाब गलत है ये बात, आप सूद ले रहे हो, खत्म करो इसको, 2 लाख रुपए आप एक्स्ट्रा ले रहे हो, और वो मुआशरे में भी आपकी बेइज्जती करवा देगा। और अगर आप उसको ये कहते हो कि मुझे ये प्लॉट खरीद के दे देना, ये इस्लाम हमें इजाजत देता है, इसके बारे में कोई शक नहीं है, इसके बारे में कोई शक नहीं। अब जरा गौर से मेरी बातें सुने, जरा गौर से सुने। हम एक बात लेते हैं, जूता, कपड़ा, मकान, चलो यही बातें ले लेते हैं, गंदम। आप कहते हो जूते की कीमत भी बढ़ जाती है, कपड़े की कीमत भी बढ़ जाती है, मकान की कीमत भी बढ़ जाती है और गंदम की कीमत भी बढ़ जाती है, तो भाई पैसे की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? तो इसे कहते हैं, हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एक रेट अनाउंस कर देता है, और करता है वो जिसे हम कहते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, आजकल 7% है। वो कहता है कि जनाब कभी भी किसी से पैसा लो या पैसा दो, महंगाई में पैसे की वैल्यू में 7% सालाना चेंज आएगा।
तो आप भी जब किसी से पैसा लो या किसी को पैसा दो तो 7% के ऊपर दो। और ये एक मेरा व्यू है, बीइंग अ ह्यूमन, मैं गलत भी हो सकता हूं, अल्लाह ताला से माफी मांगकर मैं ये बात करता हूं कि अगर 7% तक है तो मुझे लगता है ये ठीक है बात, क्योंकि हर चीजों की कीमतों में इजाफा और कमी या ज्यादा हो रही है। हाँ, अगर आपका दोस्त देने वाला पैसे देने वाला वो इतना अमीर नहीं है, वो नहीं अफोर्ड कर सकता 7%, आप उसको छोड़ दो, ये आपकी नेकी है, ये आपका सवाब है। लेकिन अगर 7% तक आप डिमांड करोगे तो वो गलत नहीं है। पता नहीं, अल्लाह माफ करे, मुझे नहीं पता, लेकिन एक एज अ स्टूडेंट और एज अ लर्नर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं कि जूता, कपड़ा, मकान और गंदम या ऐसी ही और नेसेसिटीज, उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा है। तो फिर जब हमने किसी को पैसा दिया हुआ है, जब वापस लेंगे तो वो तो फिर पीछे रह जाएंगे हम। जैसे मैंने बात की, आपने 1000 रुपया दिया, साल बाद जूते की कीमत 1200 हो गई, और अगर आप 1000 रुपए लोगे तो इसका मतलब है आपने 200 का नुकसान कर दिया। उसको आप नेकी तो कह सकते हो, लेकिन हाँ, अगर आप वो बंदा दे सकता है, इस्लाम ने इस बात की इजाजत दी है, देने वाला अगर ज्यादा पैसे दे दे उसकी इजाजत है। जो पैसा देने वाला है कि वो अगर जितने 1000 रुपए से ऊपर दे दे पैसे, वो मार्केट के हिसाब से देख ले, या वो देख ले कि यार चीजों की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, ये जायज है। एक दूसरा ये भी जायज है कि आप किसी चीज की कीमत मुतय्यन कर लो। जैसे मैंने कहा, गंदम, जूता, कपड़ा, मकान, जमीन, सोना, किसी भी चीज की कीमत मुतय्यन कर लो कि जनाब आज जो मैं पैसे दे रहा हूं 2 तोले सोने के बराबर है, साल बाद मुझे 2 तोलों की कीमत दे देना। ये तो क्लियर जायज है। लेकिन जो स्टेट बैंक ओवरऑल मार्केट का रेट देखता है, ओवरऑल इन्फ्लेशन का रेट देता है, तो वो मुझे लगता है कि वो सही होना चाहिए, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए, ये रिसर्च के काबिल है। हाँ, अगर 7% से ज्यादा कोई डिमांड करे कि भाई मैंने 8% लेना है, 15% लेना है, वो सूद के जमरे में आना चाहिए, या वो आएगा। जो सूद इस्लाम में है वो 100% हराम है, लेकिन उसके बारे में कोई गुंजाइश जरूर है। जो 2-3 चीजें मैंने बताई वो इस्लाम में जायज हैं। मैंने अहादीस पढ़ी है कि अगर देने वाला पैसा ज्यादा दे दे अपनी मर्जी से, वो जायज है। उसके बाद किसी चीज की कीमत मुतय्यन कर ली जाए, ये भी जायज है। तो स्टेट बैंक भी तो यही कर रहा है। जो स्टेट बैंक ओवरऑल एक रेट ऑफ इंटरेस्ट अनाउंस करता है, वो भी तो रेट महंगाई का रेट होता है। तो बाकी महंगाई का मतलब है पैसे की वैल्यू चेंज होना। तो बात समझ लगी है या नहीं लगी, छोड़े इसको। जो छोटी सी बात आपने करनी है वो कर दी, खत्म करते हैं इसको। मैं सूद को हलाल करने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बात ना समझिएगा। मैं सिर्फ एक ओवरऑल बता रहा हूं कि हमारे मुआशरे में ना पढ़े लिखे लोगों की कमी है। हम बस बात कर देते हैं, बगैर सोचे समझे भी कर देते हैं। किसी को मुसलमान काफिर कहना बड़ा आसान है हमारे लिए, लेकिन उसके ऊपर काम करना बड़ा मुश्किल है। उस पर काम किया जा सकता है और करना भी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को बाकी भी काफी काम है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एनआरओ भी नहीं देना किसी को, ये भी उसका काम है। दूसरा और भी काफी काम है, इसलिए उन्हें एजुकेशन के स्टैंडर्ड के ऊपर बात करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर वो अपनी एजुकेशन पे काम करेंगे ना तो लोग पढ़े लिखे पैदा होंगे, और लोग पढ़े लिखे पैदा होंगे तो इस तरह के लोगों को वो वोट नहीं देंगे फिर। इसलिए उन्हें एजुकेशन पे काम करने की जरूरत नहीं है। वो बड़े सियाने हैं, वो अपने मफाद की खातिर काम कर रहे हैं। जाहिल पता नहीं कौन है, मैं किसी को कहूंगा नहीं, सियासतदान बड़े सियाने हैं, वो बहुत सियाने हैं। वो हमें एजुकेटेड नहीं देख सकते, क्योंकि अगर वो हमें एजुकेट कर देंगे तो फिर एजुकेटेड लोग एजुकेटेड लोगों को सामने लाने की कोशिश करेंगे। हम लोग डिग्रियां हासिल करके एजुकेटेड नहीं होता बंदा, वो हमें भी पता है। डिग्री लेना एजुकेशन की अलामत नहीं है। चले वापस आते हैं हम अपने फाइनेंस के ऊपर। फाइनेंस का मतलब अब मैं आपको किताबी मतलब बताता हूं। किसी को पैसे दे देना
कुछ टाइम के लिए या किसी से पैसे ले लेना कुछ टाइम के लिए। हमारी बुक में सिर्फ ये मतलब है। अब फाइनेंस दो तरह से होता है मेन। फाइनेंसिंग कितनी तरह से होती है मेन? दो तरह से। एक को हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, इसमें फाइनेंसिंग कैसे होती है ये भी अभी हम सीखते हैं। और एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। फाइनेंस मेन दो तरह की होती है, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट के आगे फर्दर टाइप्स हैं काफी सारी, वो हम बाद में सीखते हैं। फिलहाल हम कुछ दिनों तक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट पे चले जाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के अदर टाइप्स में चले जाएंगे, वो फिर आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे चलते जाएंगे। पहले सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट में अगर हम बात करें कि आपने किसी बैंक में 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, या किसी को दिया है, या किसी से 100 रुपया लिया है, और डिसाइड किया है कि हर साल 10% के हिसाब से आपको मार्कअप पे करना पड़ेगा या इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एक साल बाद वो बंदा 100 रुपए का 10% लेगा और आपको 10 रुपए दे देगा। आप 10 रुपए उससे ले लेंगे, अगले साल फिर वो 100 रुपए के हिसाब से आपको 10 रुपए ले लेगा, फिर उससे अगले साल, मतलब हर साल वो आपको एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट देता रहेगा या आपसे लेता रहेगा। इसे हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। और अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपको जो टोटल इंटरेस्ट मिल गया वो 30 रुपए का मिल गया 100 रुपए के ऊपर। ये है सिंपल इंटरेस्ट, कि आपको जो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता रहे या हम किसी को पे करते रहें, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट। हाँ, जो पैसे हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं या उधार पे ले रहे होते हैं, इस बुक में उसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्या उसे कहा जाता है? या प्रिंसिपल अमाउंट। क्या बोला जाता है इसको? प्रेजेंट वैल्यू। मतलब आज जो पैसे हम ले रहे हैं या किसी को दे रहे हैं, आज की जो वैल्यू होगी दैट इज प्रेजेंट वैल्यू। और या उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कहते हैं। और इसको डिनोट किससे किया जाता है? पी से। जो रेट इस्तेमाल होता है फाइनेंस के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको डिनोट आर से भी किया जाता है और आई से भी किया जाता है। कुछ बुक्स के अंदर या कुछ लोग आर से डिनोट कर देते हैं, कुछ लोग उसको आई से डिनोट कर देते हैं। हम क्या करेंगे? दोनों से, कभी आर से कभी आई से, ताकि पेपर में दोनों में से जो मर्जी लिखा हुआ आ जाए, हमें परेशानी ना हो। उसके बाद इसके अंदर इस्तेमाल होता है टाइम। कितने टाइम के लिए आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की? 1 साल के लिए की, 2 सालों के लिए, 3 सालों के लिए, 4 सालों के लिए। उस टाइम को या तो टी से डिनोट किया जाता है या एन से डिनोट किया जाता है। हम ऐसा करेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट में उसको टी लिख लिया करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में उसको एन लिख लिया करेंगे, ताकि दोनों के बारे में हमें पता चले कि टी और एन एक ही चीज है। यहां तक ओके है? फिर उसके बाद आपके पास दो अमाउंट्स आती है। आपने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, 30 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिले, तो टोटल आपको मिल गए 130 रुपए। जो 3 साल बाद आपको पैसे मिले हैं ना, इसको कहते हैं फ्यूचर वैल्यू। जो 3 साल बाद पैसे आपको मिले हैं, इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू, या इसको हम ये भी कह सकते हैं अक्यूमुलेटेड अमाउंट। अक्यूमुलेटेड का मतलब क्या है? कि उसके अंदर सिंपल अमाउंट भी शामिल है
और उसके अंदर इंटरेस्ट भी शामिल है, अक्यूमुलेटेड अमाउंट। इसको हम टोटल सम भी बोल सकते हैं, इसको हम मैच्योर्ड अमाउंट भी बोल सकते हैं। मैच्योर्ड अमाउंट मतलब मैच्योरिटी डेट के ऊपर 3 साल, जो 3 साल बाद, और इसको डिनोट कैसे करते हैं, या ए से या फिर कैपिटल एस से, जिससे मर्जी डिनोट कर लें, अक्यूमुलेटेड अमाउंट या सम। इसको चाहे आप ए से डिनोट कर लो, चाहे आप एस से डिनोट कर लो, ओके की बात। तो इसके अंदर जो ये ₹30 इस्तेमाल हो रहे हैं, ये है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। इसको आप लोग कैपिटल आई से डिनोट करो, इसको आप कैपिटल आई से डिनोट करोगे। यहां तक ओके है बातें? अभी मैंने ये बताया कि टर्म्स कैसे लिखनी है। और अगर आपने गौर से देखा है कि ये क्या चीज है, ये हमारे पास है पी, जितने आपने इन्वेस्ट किए। ये क्या चीज है, कैपिटल आई। और ये क्या चीज है, ए या एस, ए या एस। अब आ जाए जरा इसके फार्मूलाज पे जाते हैं कि जब भी आपने आई फाइंड करना हो कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, तो उसका फार्मूला होता है पी आर टी। पी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, आर स्टैंड फॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट, टी स्टैंड फॉर टाइम। इसको कुछ लोग कुछ इस तरह से भी लिखते हैं, पी आई एन, एक ही बात है। वो ना, इसलिए मैं नहीं लिखता, वो पेन लग रहा है, इसलिए मैंने कहा कि पी आर टी को ज्यादा अच्छा सा लग रहा है। अब देखना जरा, पी हमने 100 रुपया इन्वेस्ट किया, किस रेट पे किया, 10% के हिसाब से, कितने टाइम के लिए किया, 3 साल के लिए, तो हमारे पास एक अमाउंट आ जाएगी 30। तो जब भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना हो, पी आर टी को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी, आई इज इक्वल टू पी आर टी। डन, आगे चलते हैं। फिर अगर आप गौर फरमाओ, ए या एस वो कैसे बराबर आता है, पी प्लस आई, पी प्लस आई। पी स्टैंड फॉर प्रेजेंट वैल्यू, प्रिंसिपल अमाउंट, और आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, 100 प्लस 30। लेकिन अगर हम इसका फार्मूला जनरेट करें, P प्लस आई का फार्मूला है पी आर टी। आई का फार्मूला क्या है, पी आर टी। और ए हमारे पास आ गया, P कॉमन ले लो, 1 प्लस आर टी। तो ये एक फार्मूला बन गया हमारे, ए या एस इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी। तो ये दोनों फार्मूले आप इस्तेमाल कर लो, या एक से भी काम चल जाता है। हमारे दो फार्मूले सिंपल इंटरेस्ट में इस्तेमाल हुआ करेंगे। एक फार्मूला इस्तेमाल होगा P इंटू 1 प्लस आर टी, और एक फार्मूला इस्तेमाल होगा I इज इक्वल टू पी आर टी। ये दो ज्यादातर फार्मूले इस्तेमाल होंगे, और तीसरी चीज इस्तेमाल होने वाली है, उसे कहते हैं कॉमन सेंस। एक कॉमन सेंस इस्तेमाल हुआ करेगी, और साथ ये दो फार्मूलाज इस्तेमाल हुआ करेंगे। और चौथी चीज भी है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मोस्टली इंग्लिश में ही क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे आप। डन, अब एक सवाल लिखो जरा, एन अमाउंट of rupees 5,000 invested for 4 years at the rate of
12% पर एनम। पर एनम से मुराद क्या होता है कि हर साल। फाइंड अमाउंट received after 4 years। आपने 5,000 रुपया इन्वेस्ट किया 4 साल के लिए 12% के हिसाब से, तो आपको 4 साल के बाद टोटल कितने पैसे मिलेंगे। तो फार्मूला हमारे पास कौन सा है फ्यूचर वैल्यू फाइंड करने के लिए, P इंटू 1 प्लस RT। P इंटू 1 प्लस RT। तो क्या करेंगे, P हमारे पास है जनाब 5,000 इंटू 1 प्लस रेट है 0.12 और टाइम है हमारे पास 4 साल। अपने अपने कैलकुलेटर में पुट करो, तो 5,000 को मल्टीप्लाई कर दो 1.48 से, तो 4 साल बाद 7,400 आपको मिल जाएगा। पता है अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितनी मिली है, बगैर फार्मूले के बताएं, बगैर फार्मूला लगाए बताएं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इसमें कितना है। आपने 5,000 इन्वेस्ट किया और आपको मिल रहा है 7,400 और जो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है दैट इज 2,400। बगैर फार्मूले के भी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बताया जा सकता है अगर आपके पास फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू हो, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट होगा। अब आप गौर फरमाएं, इस फार्मूले में 4 अननोन इस्तेमाल हो रहे हैं, ए, पी, आर और टी। पेपर में चारों में से कोई एक चीज मिसिंग होगी, बाकी 3 चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। एक चीज मिसिंग होगी, बाकी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, तो आपने वो बाकी को इस्तेमाल करके वो मिसिंग चीज फाइंड करनी होगी। हारिस कह रहा है 2400 की समझ नहीं लगी। हारिस भाई आपने एक बंदे को 5,000 दिया, उसने आपको वापस 7400 दिया, आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, 5,000 के बदले आपको 7,400 मिल रहे हैं। तो जो 2400 है वो आपका इंटरेस्ट है। डन होगी बात, आगे चलते हैं। अब एक सवाल लिखो जरा, वो आपने करना है। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 50,000 इन्वेस्ट at the rate of 15% for 10 years. Find gain on investment. In 10 years. जी जनाब करो जरा। जी जनाब, आपने गेन ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है इंटरेस्ट, P
GRP, गेन ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? इंटरेस्ट, सिर्फ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब आपने 50,000 इन्वेस्ट किया 15% के हिसाब से और 10 साल के लिए। जी जनाब, कितनी अमाउंट आ गई? 75,000। तो ये आपके पास आ गया गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या आ गया? गेन ऑन इन्वेस्टमेंट। बात समझ लगी? जिसने 1,25,000 निकाला है ना, वो टोटल अमाउंट है, गेन नहीं है। गेन तो कहते हैं कि इंटरेस्ट कितना मिला आपको। ओके होगी बात? आगे चलें फिर। चले अगले सवाल पे चलते हैं। ये आपने सवाल करके देना है ये भी। एन अमाउंट ऑफ रुपीज 900,000 इन्वेस्ट and received rupees 12,000 and 40,000 after 8 years and 10 months. Find rate of interest. जी जरा करना स्टार्ट करें क्वेश्चन को। An amount of rupees 900,000 invested and received 12,40,000 after 8 years and 10 months. Find rate of interest. जी जनाब करना स्टार्ट कर दें। हाँ जी जनाब, हो गया क्वेश्चन? चलें जी। हाँ जी, आंसर बताएं फिर। 4.5% आ रहा है।
आंसर बताते थे अपना अपना। चलें जी, देखते हैं, अब मैच कर लीजिएगा जरा। हमने इन्वेस्ट किए 9 लाख, ओके। कुछ टाइम के बाद हमें जो पैसे मिल रहे हैं वो मिल रहे हैं 12,40,000। डन। रेट था, रेट फाइंड करना है और टाइम था 8 साल 10 महीने। ओके होगी बात। फार्मूला हमने लगाया A इज इक्वल टू, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी के फार्मूला लगा देते हैं, 1 प्लस RT। 12,40,000 इज इक्वल टू 900,000 इंटू 1 प्लस रेट फाइंड करना है और टाइम है 10 साल, सॉरी 8 साल 10 महीने। टोटल टाइम कितना बन गया? अब ऐसा करो कि 10 को 12 पे डिवाइड करके 8 में ऐड कर दो, यानी अपने अपने कैलकुलेटर पे जाओ। 10 डिवाइड बाय 12 इक्वल, इक्वल प्रेस करने के बाद प्लस करना है, प्लस 8। तो आपके पास आ रहा होगा 53/6। पहले 10 को 12 पे डिवाइड करना है, फिर इक्वल प्रेस करना है, डायरेक्ट नहीं करना। अगर आप डायरेक्ट करोगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। गलत होने के चांसेस हैं, या ऐसे कर लो, इस तरह से भी करना अच्छा रहता है। 8 प्लस 10/12 इज इक्वल टू 53/6। ये आपने कैलकुलेटर पे कर लेना है। तो यहां पर आप लिख दोगे जनाब 53/6। अब चाहे सॉल्व फॉर एक्स कर लो, जैसे मर्जी कर लो। 900,000 को डिवाइड कर दो 12,40,000 पे, और आपके पास पीछे बचेगा 1 प्लस R इंटू 53/6। या कैलकुलेटर पे सॉल्व फॉर एक्स ही कर लो, चाहे डायरेक्ट। आपके पास आंसर आ रहा है 1.378 माइनस 1, बाकी बच गया R इंटू 53/6। तो इसमें से 1 माइनस किया तो 0.378 मल्टीप्लाइड बाय 6/53 इज इक्वल टू R। जो आंसर आएगा उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना। जो भी आंसर आएगा उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से। तो आपका आंसर आ रहा है 4.28%। चेक कर लें अपना अपना आंसर काइंडली, अपना अपना आंसर काइंडली चेक कर लीजिए। 4.28% हमारा आंसर आ रहा है। ओके होगी बात। तो जनाब मैं आपको कुछ क्वेश्चन सेंड करूंगा जो आपने खुद करने हैं, ठीक है? वो क्वेश्चन आपने कल करके आने हैं और फिर कल इंशाल्लाह ऐसे आगे हम चलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।